हम लोग बात करेंगे भारत का जल क्षेत्र या भारत का जलीय सीमा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर कहा जाए तो भारत का जो जलीय सीमा है या जलीय जल क्षेत्र है, इसका निर्धारण प्रत्येक जो देश हैं सभी का जलीय सीमा का निर्धारण किया गया है। और जलीय सीमा का जो निर्धारण किया गया है वह जो है समुद्री सीमा का निर्धारण जो है संयुक्त राष्ट्र की कानूनी संधि 1982 के द्वारा किया गया है। यानी प्रत्येक देश की जो समुद्री सीमा की जो निर्धारण किया गया है वह किस संधि के द्वारा किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र की कानून संधि के द्वारा जो 1982 में हुआ था उसी के द्वारा प्रत्येक देश की समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया। अब बात यह है कि समुद्री सीमा का निर्धारण क्यों किया जाता है। तो समुद्री सीमा का जो निर्धारण किया जाता है कि दो देशों के बीच में झगड़ा कभी न हो, दो देशों के बीच में कोई विवाद न उत्पन्न हो, इसलिए समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। यानी समुद्री सीमा के निर्धारण से यह पता चलता है कि प्रत्येक यानी कोई भी देश हो उसका सामुद्रिक सीमा कहाँ तक है और समुद्र में कहाँ तक उसकी अधिकार है, समुद्र में कहाँ तक उसका अधिकार है, ये पता चलता है। तो मित्रों, हम लोग बात करेंगे भारत का जल क्षेत्र में या सामुद्रिक सीमा में। जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, ये भारत का मैप हम बनाने का प्रयास किए हैं। तो भारत है, तो भारत का ये सब जो है स्थल मंडल है। ये क्या है? स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? तो किलोमीटर में नापते हैं। लेकिन सामुद्रिक सीमा जो होती है, सामुद्रिक दूरी को किस में मापा जाता है मित्रों? तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। अब एक नॉटिकल मील या एक सामुद्रिक सीमा यानी एक नॉटिकल मील या एक समुद्री दूरी जो होती है, अगर किलोमीटर में बताना होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। ये एक नॉटिकल मील जो समुद्री दूरी है इसको किलोमीटर में बताने का प्रयास किया गया है, 1.852 किलोमीटर। अब जो है इसके बाद अगर देखा जाए कि भारत के जो जल क्षेत्र हैं, जो समुद्री सीमा है, उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। मित्रों, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो जल क्षेत्र है, जलीय सीमा का निर्धारण है या जल क्षेत्र जो है मित्रों, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और वह 3 भाग कौन सा है? तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि पहला जो है प्रादेशिक जल सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र है, और जो दूसरा है मित्रों संलग्न क्षेत्र है, तीसरा जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यानी कितने जल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो प्रादेशिक जल सीमा है या प्रादेशिक क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो है संलग्न क्षेत्र, इसको हम लोग विच्छिन्न क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं या विच्छिन्न मंडल के नाम से भी जान सकते हैं मित्रों। अब देखिए तीसरा जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब देखिए जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है, भारत का जल क्षेत्र है, तो जल क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला जो है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में भारत का पूर्ण अधिकार है। प्रादेशिक जो जल सीमा क्षेत्र है मित्रों, इसमें भारत का क्या है? तो पूर्ण अधिकार है, यानी सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण अधिकार है। प्रादेशिक जल सीमा में या जल क्षेत्र में सभी प्रकार के यानी भारत के संसाधनों का पूर्ण अधिकार है, यानी सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण अधिकार है। यानी इस समुद्री सीमा के अंतर्गत जो भी संसाधन प्राप्त होंगे उस पर भारत का अधिकार होगा, जैसे
यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो है पूर्वी तट है और ये क्या है तो पश्चिमी तट है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है अरब सागर है मित्रों। अब ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि जैसे हम लोग नॉटिकल मील के बारे में समुद्री दूरी को मापे थे किसमें नॉटिकल मील में, ठीक है ना। और एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, हम लोग ये जाने हैं। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आधार रेखा क्या होता है। आधार रेखा क्या होता है, ठीक है ना। अगर प्रादेशिक जल सीमा की बात किया जाए, प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात किया जाए, तो इसमें सभी प्रकार के संसाधनों को जो पूर्ण अधिकार होगा भारत को होगा। अब देखिए यहां से लेकर के ये वाला जो है जिस यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से मित्रों 12 नॉटिकल मील, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं, प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आधार रेखा हम किसे कहेंगे, आधार रेखा का मतलब क्या होता है। तो आधार रेखा के बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो ये जो तट है, पूर्वी तट है चाहे पश्चिमी तट है, ये तट क्या है कटे फटे तट है। कैसे है तो कटे फटे तट है, यानी जो ये हिंद महासागर या कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो जल है, ये जल जब आकर के तटों पे लगते हैं तो ये तट क्या हो जाते हैं अपरदित हो जाते हैं, अक्षय हो जाता है तटों का। तो तटें किस प्रकार की दिखाई देने लगती हैं तो उसको कह सकते हैं कटे फटे प्रकार के तट दिखाई देने लगती है, यानी टेढ़े मेढ़े तट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मित्रों तो टेढ़े मेढ़े तट हो जाते हैं। अगर इन्हीं टेढ़े मेढ़े तटों को, ये जो टेढ़े मेढ़े तटों को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा, एक काल्पनिक रेखा के द्वारा जब हम इसको मिला देते हैं तो इसी को हम लोग आधार रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आधार रेखा। आइए यहाँ पर समझते हैं आधार रेखा के बारे में। जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है वही आधार रेखा है। यानी कहने का मतलब ये था मित्रों, ये जो था पूर्वी तट क्या जल के कारण क्या है कटा फटा तट है। जल के जब जल आकर के इसमें पूर्वी तट में लगेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कटे यानी टेढ़े मेढ़े तट हो जाएंगे। और इसी टेढ़े मेढ़े तट को जब हम लोग ऐसे मिला देते हैं एक काल्पनिक रेखा के द्वारा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मित्रों, इसी को आधार रेखा बोल देते हैं। ये वाली जो रेखा है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आधार रेखा बोल देते हैं, ठीक है। आधार रेखा जब मित्रों बोल देते हैं तो हम लोग प्रादेशिक सीमा के बारे में पढ़े कि जो प्रादेशिक सीमा की जो किसे हम लोग कहेंगे कि प्रादेशिक सीमा है समुद्र में, महासागर में, सागर में मित्रों। तो हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास किए हैं कि आधार रेखा, ये आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है या जो क्षेत्र है उसे हम क्या किस नाम से जानेंगे तो प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जानेंगे या प्रादेशिक जल क्षेत्र के नाम से जानेंगे। अब इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, प्रादेशिक जल सीमा की विशेषता क्या है, तो हम लोग आसानी से मित्रों इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण अधिकार है। यानी भारत को इसमें सभी प्रकार के जो भी संसाधन है उस पर पूर्ण अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब जो दूसरा प्रकार है भारत का जल क्षेत्र का जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग संलग्न क्षेत्र के नाम से बोले। किस नाम से संलग्न, जिसको विच्छिन्न क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आइए जो संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र के बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आधार रेखा है, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है या जो क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मित्रों, उसी को बोलेंगे संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलते हैं संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा संलग्न जब क्षेत्र बोलते हैं इसको कहां से आधार रेखा से लेकर के 24 नॉटिकल मील तक की दूरी या क्षेत्र को हम लोग संलग्न क्षेत्र या विच्छिन्न क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए अब इसकी विशेषता क्या, इसमें क्या अधिकार दिए गए भारत को, तो इसमें साफ सफाई का अधिकार है। इसमें किसका अधिकार है तो साफ सफाई का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है, सीमा शुल्क अधिकार है। जैसे सागरों में महासागरों में किसी दूसरे देश के अगर जहाज अगर 24 नॉटिकल मील से
अगर अंदर प्रवेश करेंगे, इधर प्रवेश करेंगे मित्रों, अंदर जब प्रवेश करेंगे तो उनसे टैक्स भी लिया जा सकता है, उनसे टैक्स भारत ले सकता है। तो उसी को क्या कहा गया है कि सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है भारत। अगर अन्य देशों के अगर यहाँ पर जहाज आ जाते हैं तो सीमा शुल्क की व्यवस्था करता है, यानी सीमा शुल्क ले सकता है, वसूल सकता है, इसके अंतर्गत बताया गया है। ये था संलग्न क्षेत्र। अब जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तीसरा जो बताया गया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो मित्रों होता है उसके बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जो आधार रेखा है, ये जो आधार रेखा बनाया गया है, ये आधार रेखा मित्रों यहां से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक, यहां से लेकर के 200 जो नॉटिकल मील है या सामुद्रिक दूरी है, या उसी को हम कह सकते हैं कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसी को हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से मित्रों बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिया गया है, तो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है, इसमें क्या किए जाते हैं मित्रों, तो वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बताया गया है, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीप बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसमें नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, नए द्वीप बनाए जा सकते हैं। अब प्रश्न पूछता है कि द्वीप किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि एक बड़ा सा जल क्षेत्र है और जल क्षेत्र के बीच में कोई उभरा हुआ भाग, कोई उभरा हुआ स्थल, यानी ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। ठीक है, एक ऐसा स्थल हो जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे मित्रों, द्वीप बोलेंगे। अब प्रायद्वीप की बात आती है, प्रायद्वीप भी समझ लेते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि वह स्थल जो जल से तीन ओर से क्या हो, घिरा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है ना, पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, यानी द्वीप और प्रायद्वीप को हम लोग समझ गए। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र था इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, नए द्वीपों का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, और जो तीसरा है मित्रों, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सकता है। यानी इस जो 200 नॉटिकल मील है आधार रेखा से, अगर उसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा, पेट्रोलियम अगर पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, उपस्थिति मिलती है, तो उस पर किसका अधिकार होगा, तो भारत का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, तो भारत का अधिकार होगा। अब देखिए, अब जो यानी जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अगर हम लोग उधर आगे जाते हैं तो इसको उच्च सागर बोला गया है। क्या बोला गया है, इसको उच्च सागर बोला गया है। और उच्च सागर में सभी देशों का अधिकार है, सभी राष्ट्रों का अधिकार है। ठीक है ना, सभी राष्ट्रों का अधिकार है। एक पॉइंट हम लोग इसमें छोड़ दिए थे, आंतरिक जल किसे कहते हैं, तो जो आधार रेखा बनाए गए, जब यहाँ सागर महासागर के जब जल इधर आते हैं, तटों से लगते हैं, और ये तट क्या आ जाते हैं, कट फट जाते हैं। जब कट तट फट जाते हैं मित्रों, तो यहाँ पे जल क्या आ जाते हैं, लग जाते हैं, यहाँ पे जल लग जाते हैं, और एक आधार रेखा मान लिया गया है। तो हम लोग इसको आसानी से बता सकते हैं आंतरिक जल। देखिए यहाँ पर लिखा गया आंतरिक जल, आधार रेखा तथा टेढ़े मेढ़े तट के मध्य के जल को क्या बोला जाता है, आंतरिक जल। यानी ये जो आधार रेखा है और ये जो टेढ़ा मेढ़ा तट है, इसके बीच में जो ये सब जल है, इकट्ठा जो जल हुए हैं, इसी जल को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, आंतरिक जल बोलते हैं। ये था मित्रों भारत का जल क्षेत्र या समुद्री सीमा का निर्धारण 3 भागों में किया गया था, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।